द डीप डाइव के एक और नए और रोमांचक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम डेटा की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जो सच में सब कुछ बदल रहा है। मेरा मतलब है आधुनिक डिजिटल आर्किटेक्चर की नींव ही बदल रही है। बिल्कुल। और आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो है ग्राफ डेटाबेस, और खास तौर पर हम Neo4j पर बात करेंगे। हाँ, इस गहन विश्लेषण के लिए हमने कुछ बहुत ही प्रामाणिक तकनीकी स्रोतों को खंगाला है। इनमें 3 अलग-अलग तकनीकी वीडियो शामिल हैं, जैसे Neo4j क्रैश कोर्स, फायरशिप का वो मशहूर 100 सेकंड का वीडियो और कोड विद हैरी का एक काफी विस्तृत ट्यूटोरियल भी है इसमें। एकदम सही। और इसके साथ ही हमने एक बहुत ही रिसर्च आधारित लेख भी लिया है जिसका नाम है Neo4j एंड द आर्किटेक्चर ऑफ कनेक्टेड इंटेलिजेंस। ये सारे स्रोत मिलकर आज की चर्चा का आधार बनाते हैं, और आज का हमारा स्पष्ट लक्ष्य यह समझना है कि आखिर क्यों पारंपरिक डेटाबेस जिन पर हम दशकों से निर्भर रहे हैं, वो आज के हाईली कनेक्टेड और जटिल डेटा को संभालने में इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं। और हम ये भी डिकोड करेंगे कि ग्राफ डेटाबेस इस समस्या को कैसे हल करते हैं। धोखाधड़ी पकड़ने से लेकर ई-कॉमर्स तक में ये कैसे एक मूक क्रांति ला रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस पे गहराई से बात करते हैं। ठीक है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत सीधे उस समस्या से करते हैं जो हर डेवलपर को कभी ना कभी परेशान करती है। मान लीजिए किसी भी एप्लीकेशन को, जैसे कि ट्विटर हो गया, उसे अपना डेटा सेव करना है। हाँ, ट्वीट्स, यूजर्स, ये सब। राइट। तो पारंपरिक तौर पर हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं, जहां सख्त टेबल्स होती हैं, या फिर डॉक्यूमेंट डेटाबेस जैसे मोंगोडीबी और की वैल्यू पेयर्स जैसे रेडिस, जो कि बहुत तेज होते हैं। बिल्कुल। हाँ, वो तेज होते हैं। लेकिन जब बड़े सिस्टम्स में लाखों करोड़ों कनेक्शंस को हैंडल करने की बात आती है, तो ये आधुनिक नो एसक्यूएल डेटाबेस भी हाफने लगते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही सटीक तकनीकी अवलोकन है। इन पारंपरिक डेटाबेस के साथ मुख्य समस्या तब शुरू होती है जब डेटा आपस में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, मतलब हाईली कनेक्टेड होता है। मतलब उनके बीच के जो रिश्ते हैं वो जटिल होने लगते हैं। बिल्कुल। एसक्यूएल जैसे रिलेशनल डेटाबेस में उसके नाम के विपरीत रिश्ते फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं होते। ये काफी विडंबना है ना। नाम रिलेशनल है लेकिन रिश्ते ही सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। सच में। जब सिस्टम को 2 या 3 अलग अलग टेबल्स के बीच संबंध ढूंढना होता है, जैसे यूजर टेबल, ऑर्डर्स टेबल और प्रोडक्ट्स टेबल, तो सिस्टम को इंडेक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आमतौर पर बी ट्री डेटा स्ट्रक्चर, जिसे हम इंडेक्स लुकअप कहते हैं। हाँ, और जैसे जैसे डेटा बढ़ता है, मान लीजिए करोड़ों यूजर्स हैं, अरबों ट्रांजैक्शंस हैं, तो ये क्वेरीज जटिल होती जाती हैं। और यहीं से सारा खेल धीमा होना शुरू हो जाता है। एकदम। कंप्यूटर को बार बार एक टेबल से दूसरी टेबल में जाकर फॉरेन कीज का मिलान करना पड़ता है। हर एक जॉइन के साथ ये O log n की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है। जब डेटा सेट विशाल हो तो कई सारे जॉइन्स सिस्टम की पूरी मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर को सोख लेते हैं। अगर इसे थोड़े हास्य के साथ कहूं तो पारंपरिक डेटाबेस में 5-6 बड़ी टेबल्स को ज्वाइन करना वैसा ही है जैसे किसी सरकारी दफ्तर में फाइल पास करवाना। हाँ, बिल्कुल वही। मतलब एक टेबल से दूसरी टेबल तक फाइल जा रही है, एक बार क्वेरी रन कर दी तो आराम से जाकर एक कप कॉफी पीकर वापस आने का समय मिल जाता है। ये काफी सटीक एनालॉजी है। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए हमारे स्रोतों में स्टैक ओवरफ्लो का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। बॉब और एलिस वाला उदाहरण। हाँ, वही। मान लीजिए बॉब ने स्टैक ओवरफ्लो पर एक प्रोग्रामिंग का सवाल पूछा, फिर एलिस और चार्ड नाम के 2 यूजर्स ने उस सवाल को डाउनवोट कर दिया। अब किसी भी इंसान के लिए इस रिश्ते को समझना बहुत आसान है। बिल्कुल आसान है। अगर मुझे इसे व्हाइट बोर्ड पर समझाना हो तो बस कुछ गोले बनाऊंगी, बॉब, एलिस, चार्ड और सवाल, और उनके बीच तीर खींचकर पल भर में दिखा दूंगी। लेकिन इसी साधारण सी स्थिति को एसक्यूएल टेबल्स में फिट करने के लिए यूजर टेबल, पोस्ट टेबल और वोट्स की एक अलग जंक्शन टेबल बनानी पड़ेगी, जो कि एक सिरदर्द है। ग्राफ डेटाबेस की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो डेटा को उसी रूप में स्टोर करते हैं जैसे इंसान का दिमाग सोचता है, यानी चीजों के बीच के सीधे कनेक्शंस के जरिए। और यहीं पर Neo4j का असली आर्किटेक्चरल जादू दिखाई देता है। वो नेटिव ग्राफ डेटाबेस वाली बात। हाँ, Neo4j केवल ग्राफ के रूप में डेटा दिखाता ही नहीं है, बल्कि स्टोरेज के स्तर पर भी डेटा ग्राफ के रूप में ही सेव होता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इंडेक्स फ्री एडजेसेंसी।
तो इसका तकनीकी अर्थ ये हुआ कि हर रिकॉर्ड जिसे नोड कहा जाता है उसके पास मेमोरी में सीधे उन अन्य रिकॉर्ड्स के फिजिकल पॉइंटर्स होते हैं जिनसे वो जुड़ा होता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। पूछे। अगर हर नोड अपने जुड़े हुए सभी नोड्स के पॉइंटर्स को सीधे सेव कर रहा है तो क्या भारी मात्रा में डेटा होने पर स्टोरेज और रैम की खपत बेतहाशा नहीं बढ़ जाएगी? पारंपरिक डेटाबेस तो स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का इतना इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बड़े पैमाने पर स्केलेबल है? ये एक बेहद आलोचनात्मक और वाजिब सवाल है। देखिए, ये सच है कि ग्राफ डेटाबेस रिश्तों को स्टोर करने के लिए अतिरिक्त जगह लेते हैं। इसके लिए ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है। तो फिर फायदा क्या हुआ? यहीं पर हमें ट्रेड ऑफ को समझना होगा। आज के समय में स्टोरेज और रैम अपेक्षाकृत बहुत सस्ते हो गए हैं, लेकिन सीपीयू साइकिल्स और प्रोसेसिंग का समय अभी भी बहुत कीमती है। अच्छा, तो स्टोरेज की कीमत पर स्पीड मिल रही है। बिल्कुल। जब कोई जटिल क्वेरी रन होती है तो Neo4j में इंडेक्स फ्री एडजेसेंसी के कारण सिस्टम को ग्लोबल इंडेक्स में जाकर खोजना नहीं पड़ता। उससे बस मेमोरी में मौजूद पॉइंटर को फॉलो करना होता है। हाँ, बस एक नोड से दूसरे नोड पर जंप करना होता है। ये O1 यानी कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन बन जाता है। थोड़ा अतिरिक्त स्टोरेज खर्च करके जो परफॉर्मेंस मिलती है वो जुड़े हुए डेटा के मामलों में पारंपरिक डेटाबेस से कई हजार गुना ज्यादा तेज हो सकती है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है। मतलब आज के डेटा ड्रिवन युग में गति और स्केलेबिलिटी हासिल करना एक बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। खैर, अब अगर Neo4j के इतिहास की ओर मुड़ें तो हमारे स्रोतों से एक बहुत ही रोचक किस्सा सामने आता है। इसे साल 2007 में ML E-फ्रेम द्वारा बनाया गया था और ये जावा में लिखा गया है। हाँ, इसका कोर इंजन जावा पर आधारित है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है, आहा मोमेंट जिसे कह सकते हैं, वो ये है कि 2000 के दशक में जब इसका विकास हो रहा था तो स्वीडन के साथ साथ भारत की टीमें भी इसमें शामिल थीं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। और स्रोतों के अनुसार इसके शुरुआती टेस्ट केस के अनुवाद स्वीडिश भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में भी लिखे गए थे। तकनीकी इतिहास का ये एक बहुत ही शानदार पहलू है जो अक्सर मुख्य धारा की चर्चाओं से छूट जाता है। ये जानकर तकनीकी समुदाय को निश्चित रूप से गर्व होगा। बिल्कुल। अब अगर हम इसके कोर डेटा मॉडल की गहराइयों में जाएं और ये समझें कि डेटा असल में मेमोरी में कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो हमें लेबल्ड प्रॉपर्टी ग्राफ मॉडल को समझना होगा। हाँ, इसके लिए स्रोतों में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA का एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिया गया है। इस मॉडल में हर एक एंटिटी एक नोड होती है। जैसे कि एक नोड लेब्रॉन जेम्स का हो सकता है और दूसरा नोड लॉस एंजलिस लेकर्स टीम का। और इन नोड्स को एक श्रेणी देने के लिए लेबल्स का इस्तेमाल होता है। लेब्रॉन वाले नोड पर प्लेयर का लेबल होगा और लेकर्स वाले नोड पर टीम का। बिल्कुल। और एक ही नोड पर कई लेबल्स भी हो सकते हैं, जो इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्लास स्ट्रक्चर के करीब ले जाता है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात मुझे लगी वो ये है कि केवल नोड्स की ही अपनी प्रॉपर्टीज नहीं होती, जैसे खिलाड़ी का नाम या ऊंचाई। हाँ, सिर्फ वही नहीं, बल्कि ग्राफ डेटाबेस में रिश्तों की भी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। यही तो गेम चेंजर अवधारणा है। इसका मतलब है कि लिब्रॉन जेम्स का लेकर्स के साथ जो रिश्ता है, जिसे प्लेज फॉर का नाम दिया जा सकता है, वो महज एक कनेक्शन नहीं है। वो रिश्ता एक विशिष्ट दिशा में बहता है, तीरों के माध्यम से। और सबसे कमाल की बात यह है कि इस प्लेज फॉर रिश्ते के अंदर हम सैलरी या कॉन्ट्रैक्ट की अवधि जैसी प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं। जिसे रिश्ते के अंदर ही सेव कर दिया कि सैलरी $40 मिलियन है। बिल्कुल। और इस तरह के समृद्ध डेटा मॉडल से जानकारी निकालने के लिए एक विशेष क्वेरी भाषा की आवश्यकता होती है, जिसे साइफर कहा जाता है। जैसे रिलेशनल डेटाबेस में SQL होता है, Neo4j में साइफर होता है। हाँ, और ये एक बेहद विजुअल और डिक्लेरेटिव भाषा है। इसका सिंटेक्स ऐसा है कि पढ़ते हुए ASCII आर्ट का एहसास होता है। नोड्स को गोल कोष्टक में रखा जाता है जो व्हाइट बोर्ड पर बने गोलों जैसे दिखते हैं, और रिश्तों को तीरों और चौकोर ब्रैकेट्स में दर्शाया जाता है। साइफर की इसी विजुअल प्रकृति के कारण जटिल सवालों को सुलझाना बहुत ही सहज हो जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए हमें लेब्रॉन जेम्स के उन सभी साथियों को ढूंढना है जिनकी सैलरी $40 मिलियन से ज्यादा है। अगर यही काम SQL में करना हो तो कई लाइनों का कोड और जॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, प्लेयर्स टेबल, टीम्स टेबल, कॉन्ट्रैक्ट्स टेबल। लेकिन साइफर में ये बस मैच और वेयर क्लॉज का एक छोटा सा खेल है। हाँ, पहले एक मैच क्लॉज लिखा जाएगा जहां लेब्रॉन के नोड को उसके साथियों के नोड से जोड़ा जाएगा, फिर उन साथियों का रिश्ता टीम से जोड़ा जाएगा, और उसी रिश्ते के अंदर
वेयर क्लॉज लगाकर लिख दिया जाएगा कि सैलरी 40 मिलियन से ज्यादा हो। और अंत में रिटर्न कमांड का उपयोग करके खिलाड़ियों के नाम मिल जाते हैं। सब कुछ एक ही लाइन में स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये केवल डेटा को स्टोर करने तक सीमित नहीं है। जब डेटा नेटिव ग्राफ रूप में जुड़ा होता है तो ग्राफ एल्गोरिथम चलाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे शॉर्टेस्ट पाथ, डिजिक्स्ट्रा और क्रस्किल एल्गोरिथम। हाँ, ये जटिल एल्गोरिथम बिना किसी भारी कंप्यूटेशनल ओवरहेड के तुरंत रन किए जा सकते हैं। फॉर्चून 500 कंपनियां अपनी बड़ी समस्याओं के लिए इसका जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। और इसका सबसे बड़ा उपयोग धोखाधड़ी पकड़ने यानी फ्रॉड डिटेक्शन में देखा जा रहा है। ये वित्तीय संस्थानों और ई-कॉमर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पारंपरिक डेटाबेस फिक्स्ड नियमों पर काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में $10,000 का लेन देन करता है तो सिस्टम उसे फ्लैग कर देगा। लेकिन आज के जालसाज बहुत चालाक हैं। वे फ्रॉड रिंग्स बनाकर काम करते हैं। बिल्कुल। जैसे किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर वे अलग-अलग ईमेल, नाम और फोन नंबर का इस्तेमाल करके 20 अलग-अलग अकाउंट बना लेंगे। और एसक्यूएल को लगेगा कि ये सब अलग और वैध यूजर्स हैं। हाँ, क्योंकि उनका प्राइमरी डेटा मेल नहीं खाता, वे सिस्टम को आसानी से चकमा दे देंगे। लेकिन यहीं पर ग्राफ डेटाबेस की ताकत आती है। वो नेटवर्क के छिपे हुए कनेक्शंस को खंगालता है। वो देखता है कि यूजर ए ने जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया उसी डिवाइस से यूजर बी ने भी लॉगिन किया है। यूजर बी का आईपी एड्रेस यूजर सी से मेल खाता है और यूजर सी उसी चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है जो यूजर ए ने किया था। बिल्कुल। जब इस डेटा को ग्राफ में प्लॉट किया जाता है तो ये तुरंत एक बंद लूप या साइकिल बना लेता है। ग्राफ एल्गोरिदम रियल टाइम में इन असामान्यताओं को पहचान लेते हैं और फ्रॉड को होने से पहले ही ब्लॉक कर देते हैं। एसक्यूएल में ऐसा डीप लिंक्ड पैटर्न रियल टाइम में खोजना लगभग असंभव है। एक और शानदार उपयोग है सिफारिश इंजन यानी रिकमेंडेशन इंजन्स। नेटफ्लिक्स या अमेज़न वाले? हाँ, वहां जो सटीक सुझाव दिखते हैं वे ज्यादातर ग्राफ डेटाबेस की ही देन होते हैं। ये कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब कि ये उन सभी यूजर्स के नेटवर्क का विश्लेषण करता है जिनकी पसंद एक समान है। और इसमें जो सबसे अहम चीज ग्राफ जोड़ता है वो है संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट। क्या खरीदारी सुबह हुई या रात को, वीकेंड पर हुई या वीकडे पर, मोबाइल से या लैपटॉप से? इन सभी नोट्स को जोड़कर एक बहुआयामी प्रोफाइल बनती है। सिस्टम समझ पाता है कि जिन यूजर्स ने शुक्रवार रात को एक्शन फिल्में देखी उन्होंने साथ में पिज्जा भी ऑर्डर किया। वो उसी संदर्भ में सटीक सिफारिशें पुश करता है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जहां भी कनेक्शंस महत्वपूर्ण है वहां ग्राफ डेटाबेस हावी हो रहे हैं। चाहे वो विशाल सोशल नेटवर्क हो, सप्लाई चेन हो या फिर पारिस्थितिकी का अध्ययन हो। जहां ये ट्रैक करना हो कि कौन सा जानवर कौन सा पौधा खाता है, मिट्टी कैसी है, सूक्ष्म जीव कौन से हैं। जानकारी के टुकड़ों से ज्यादा उनके बीच का रिश्ता मायने रखता है। और अच्छी बात यह है कि इस तकनीक को अपनाना अब काफी आसान हो गया है। हाँ, स्रोतों में Neo4j और डीबी का जिक्र है। ये एक पूरी तरह से प्रबंधित क्लाउड सेवा है। इससे लोकल सर्वर पर इंस्टॉल करने और मेंटेन करने का झंझट खत्म हो जाता है। सब कुछ क्लाउड पर है। और डीबी का विजुअलाइजेशन टूल तो बहुत ही शानदार है। कोड विद हैरी वाले वीडियो में नॉर्थविंड डेटा सेट का एक बहुत रंगीन उदाहरण था। ग्राफ डेटाबेस को डीबग करने का सबसे प्रभावी तरीका विजुअलाइजेशन ही है। स्क्रीन पर सब कुछ अलग-अलग रंगों के इंटरैक्टिव गोलों में दिखता है। कस्टमर गुलाबी रंग में, ऑर्डर हरे रंग में, प्रोडक्ट बैंगनी रंग में और सप्लायर भूरे रंग में। एक ही नजर में पूरी सप्लाई चेन समझ आ जाती है। माउस से जूम इन या जूम आउट करके विशाल जाल को सुलझते हुए देखा जा सकता है। एक जादुई एहसास है। लेकिन इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा होता है। क्या इसमें कोई चुनौतियां या नुकसान नहीं है? हाँ, नई तकनीक है तो कुछ तो होगा ही। हर नई तकनीक की तरह इसमें भी एक भारी लर्निंग कर्व है। दशकों से लोग टेबल्स और रोज में सोचने के अभ्यस्त रहे हैं। इस रिलेशनल माइंडसेट से बाहर निकलकर ग्राफ की तरह सोचना एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। शुरुआत में डेटा को गलत तरीके से मॉडल करने का जोखिम होता है। इसके अलावा मौजूदा लेगेसी सिस्टम्स को हटाकर ग्राफ डेटाबेस इंटीग्रेट करना रातों रात नहीं हो सकता। डेटा माइग्रेशन एक भारी इंजीनियरिंग चुनौती है। बिल्कुल। और प्राइवेसी भी। तकनीक यूजर्स की इतनी गहराई से प्रोफाइलिंग करती है तो डेटा प्राइवेसी बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समेटते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आधुनिक डिजिटल दुनिया में जानकारी के टुकड़े उतने मूल्यवान नहीं हैं जितने उनके बीच के संबंध।
पारंपरिक डेटाबेस साधारण ट्रांजैक्शंस के लिए आज भी प्रासंगिक हैं, लेकिन जब जटिल रिश्तों को तेजी से खंगालने की बात आती है तो Neo4j सबसे आगे हैं। ये डेटा को देखने और उसका विश्लेषण करने का एक नया नजरिया है जो AI और मशीन लर्निंग को भी गहराई से सशक्त करेगा। बिल्कुल सही। चर्चा समाप्त करने से पहले मैं एक नया और गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। आज हमने देखा कि कैसे ग्राफ डेटाबेस और एल्गोरिदम इंसानी रिश्तों और व्यवहार को इतनी सटीकता से मैप कर सकते हैं। तो आप क्या सोच रही हैं? मैं सोच रही हूँ कि क्या भविष्य में इसी तकनीक और न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग करके मानव मस्तिष्क की यादों और हमारी सोचने की प्रक्रिया का एक पूर्ण डिजिटल क्लोन तैयार किया जा सकेगा? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या हमारी यादें भी अपने बुनियादी स्तर पर नोड्स और रिश्तों से बना एक विशाल ग्राफ डेटाबेस ही है जिसे डिकोड किया जाना भी बाकी है? ये सवाल कंप्यूटर विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के बिल्कुल चौराहे पर खड़ा है। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। नई जानकारियों के साथ फिर जुड़ेंगे।